वन चैप्टर वन क्वेश्चन सीरीज ब्रांच के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। 1 ही मिनट का रखूंगा इंट्रो, लेकिन पूरा सुन लेना अगर इस सीरीज का पूरा फायदा उठाना चाहते हो तो। नई बातें हैं इस इंट्रो में, इसलिए सुन लीजिए। क्या है नई बात बच्चों? ब्रांच एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स बहुत सारे हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस और अपना ये फाइनल अकाउंट्स बेस्ड क्वेश्चंस, जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस। हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रांच की 2 वीडियोस लेकर के आएंगे वन चैप्टर वन क्वेश्चन सीरीज में। 20 मिनट्स की एक वीडियो आज, 20 मिनट्स की एक वीडियो कल। इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों, मासूम मन के सच्चों, सब करा दूंगा ब्रांच। ब्रांच का क्वेश्चन इन 2 वीडियो से बाहर नहीं आएगा। और बताओ क्यों? ब्रांच की वेटेज 6 नंबर की है और इसी टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा। जब मैं सारे 6 नंबर वाले सारे टाइप के करा दूंगा आपको मात्र 2 वीडियोस में, हर एक टॉपिक से, इंटर ब्रांच से, फॉरेन से, डिपेंडेंट से, इंडिपेंडेंट से, फाइनल अकाउंट बेस्ड, जनरल एंट्री बेस्ड, सब करा दूंगा। तो लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, तभी तो दूसरी बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। लाइक कर दो फटाफट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। पूछो क्यों? एक और सीरीज चल रही है ना, ऑल एडजस्टमेंट सीरीज, उसमें मॉड्यूल 3 के हर बड़े बड़े चैप्टर के सारे क्वेश्चंस की, चाहे स्टडी मैट हो चाहे आरटीपी पीवाई की हो, 20 से 25 मिनट के अंदर सारी एडजस्टमेंट्स चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। मात्र 1.5 घंटे की वो टोटल सीरीज है। उसके बाद आपको 20 मार्क्स का बेनिफिट पेपर में ना हो तो कहिएगा। एडजस्टमेंट टिपिकल वाली हर मॉड्यूल 3 के चैप्टर से और कंसोलिडेशन से जो तंग करती हैं आपको, वो एडजस्टमेंट्स उठा करके आपको ऐसा ब्रशअप, ऐसी पॉलिशिंग फील होगी वो सीरीज देखने के बाद। आपको लगेगा अब कौन तंग कर देगा एग्जाम में, कौन सी एडजस्टमेंट तंग कर देगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि वो वीडियोस भी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वन चैप्टर वन क्वेश्चन सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। ऑल एडजस्टमेंट सीरीज का पूरी प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। मैराथन चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। और आईटीबी पीवाई के पूरे सिलेबस के करने हैं, केस बेस्ड एमसीक्यू करने हैं, मुझसे इवैल्यूएशन कराना है टेस्ट का। मात्र पूरा सिलेबस करना है 35 आवर्स में। अभी भी 3 दिन पेपर से पहले लोगे तो भी हो जाएगा। तो एक बैच है पॉडकास्ट रिवीजन बैच, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, वो ज्वाइन कर लो। अभी हम ब्रांच शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। मेरे स्टूडेंट हो तो भी, नहीं हो तो भी ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करना अगर कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, पेपर का समय है, मैं पूरे तरीके से आप लोगों के लिए एक्टिव हूँ। चलिए बच्चा पार्टी लेके शुरू करते हैं। प्रभु का नाम, ब्रांच अकाउंटिंग, 10 आप हमारी पीडीएफ देखेंगे। इस पीडीएफ में आपको जनरल एंट्री बेस्ड, आपको इसमें फॉरेन ब्रांच बेस्ड, डिपेंडेंट ब्रांच बेस्ड, इंडिपेंडेंट ब्रांच बेस्ड, फाइनल अकाउंट्स बेस्ड, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन बेस्ड, सब टाइप के टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 20-20 मिनट में आपको आज और कल में मैं ये पूरा फिनिश करा दूंगा। अभी पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन। क्यों? ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट होता है। देखिए आप देखो, मैं कोई एनालिसिस लगाता हूं आपके सामने, आप मुझे कभी बताओ, चाहे मैंने कोई चीज 35 आवर्स में कराई है, चाहे 10 आवर्स में कराई, चाहे 1 मिनट में 1 AS कराए हैं, चाहे पूरा रेगुलर कोर्स कराया 150-180 आवर्स में, या एग्जाम ओरिएंटेड कराया 130 आवर्स में, कभी भी मैंने एनालिसिस लगाया? ये मैं कॉम्प्रिहेंसिव ही करा दे रहा हूं आपको। इसलिए तो मैं कहता हूं इससे बाहर क्या ही आएगा। अरे इंस्टीट्यूट को झटका देने की आदत है, तुम कितना ही एनालिसिस कर लो तुम नहीं पकड़ सकते। तुम देखते हो फलाना एनालिसिस, ढिमाका एनालिसिस, अरे नहीं पकड़ सकते इंस्टीट्यूट का पेपर, कैसे पकड़ लोगे यार? वो लोग नहीं देखते वो वीडियोस जो एनालिसिस बन रही हैं, वो पहले ही देख लेते हैं क्या एनालिसिस चल रहा है। और बनाने वालों के पास कौन सी भीतर की खबर होती है यार? किसी को नहीं होती, प्रेसिडेंट के लौंडे को नहीं होती अंदर की खबर। क्या बात कर रहे हो तुम? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर लो, बात खत्म, बात खत्म। अब सारे टॉपिक ले लिए। पूछ रहे ना इंस्टीट्यूट को कहां से पूछेगा 6 नंबर का ब्रांच का क्वेश्चन। ब्रांच छोड़ करके जा रहे हो तो ये 2 वीडियोस देख लो, झंझट खत्म। कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, पूरी सीरीज देख लो, वन चैप्टर वन क्वेश्चन सीरीज। गिव जर्नल एंट्रीज विद नरेशन इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ अ बिजनेस एंटिटी टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। बच्चों ब्रांच के यहाँ जनरल एंट्री करनी है आपको, और ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट ही होगी जनरल एंट्री तभी तो करनी, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच ही अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है। इंडिपेंडेंट ब्रांच के यहाँ जनरल एंट्री करनी है आपको इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स की। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जनवरी 25 में। रिपीट होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ब्रांच से जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट बनता है। नंबर 1, कमीशन इनकम ऑफ 7,500 एलोकेटेड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, allocated to branch by head office but still no entries passed in the books of branch। हेड ऑफिस ने ब्रांच को 7,500 रुपए की इनकम दी, कमीशन की। अभी तक ब्रांच ने उसकी कोई एंट्री नहीं कर रखी अपनी बुक्स में, तो कर दो। ब्रांच की बुक्स में तो एंट्री करनी, तो मैं कर दो। कमीशन क्या होती है? इनकम। रूल सुना होगा 12th क्लास में, 11th क्लास में, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट कर दो 7,500 और हेड ऑफिस को कर दो डेबिट, क्योंकि ये इनकम हेड ऑफिस से एलोकेट होके आई है। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये जनरल एंट्री बनेगी। याद रखना डिक्टो लैंग्वेज उठ करके आ सकती है पेपर में, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना एंड तक। ओके सर। सेकंड, हेड ऑफिस पेड 12,000 डायरेक्टली टू वन ऑफ ब्रांचेस सप्लायर। हेड ऑफिस ने ब्रांच के क्रेडिटर को 12,000 की पेमेंट कर दी। सप्लायर यानी क्रेडिटर। ब्रांच ने किसी से उधार सामान खरीदा था कुछ समय पहले, पेमेंट उसकी आज करी है, वो भी हेड ऑफिस ने।
हेड ऑफिस ने ब्रांच के उसकी पेमेंट कर दी क्रेडिटर की, और ब्रांच ने भी कोई इसकी एंट्री करनी रखी अपनी बुक्स में। ब्रांच क्या है, इसकी क्या एंट्री होगी? ब्रांच के क्रेडिटर्स की पेमेंट अगर हेड ऑफिस कर दे तो ब्रांच क्या एंट्री करेगी? भाई ब्रांच की उधारी खत्म, क्रेडिटर्स खत्म। हाँ, क्रेडिटर खत्म हो गए, हमेशा डेबिट करते हैं। क्रेडिटर होती है लायबिलिटी, जब जब वो खत्म होगी हम उसको डेबिट करके चलेंगे। लायबिलिटी जब जब खत्म होती है, कम होती है, डेबिट करते हैं। तो क्रेडिटर अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। क्यों? हेड ऑफिस, अभी क्रेडिटर तुम्हारे माफ हो गए, पेमेंट हेड ऑफिस ने करी है, तुम कल को हेड ऑफिस को पेमेंट करोगे। ब्रांच को माफी थोड़ी ना मिल गई है, हेड ऑफिस ने अगर ब्रांच के क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, इसका मतलब यह है कि हेड ऑफिस ने कहा क्रेडिटर्स तुम अपना पैसा पकड़ो जाओ, हम ब्रांच से ले लेंगे। तो क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी खत्म हुई है, पर ब्रांच के लिए एक नई लायबिलिटी पैदा भी हो गई है हेड ऑफिस के नाम की, क्योंकि ब्रांच को ये पैसा हेड ऑफिस को तो लौटाना ही है। हेड ऑफिस का क्रेडिटर थोड़ा था, ब्रांच का था, उसने पे किया है, ब्रांच उसे लौटाएगी बाद में, इसलिए हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देंगे। पुरानी लायबिलिटी क्रेडिटर्स खत्म, नई लायबिलिटी हेड ऑफिस पैदा। ठीक है सर। थर्ड केस, अ रेमिटेंस ऑफ 85,000 इज सेंट बाय ब्रांच। रेमिटेंस मतलब पैसा, ब्रांच ने 85,000 रुपीज भेजे हैं हेड ऑफिस को। नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने कोई एंट्री नहीं कर रखी, तो तुम्हें क्या करना है? नो एंट्री। तुम्हें कुछ नहीं करना भाई। क्यों? इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? तुम्हें किसके यहाँ एंट्रीज करनी है? ब्रांच के यहाँ। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो ब्रांच ने पैसा भेजा, एंट्री करके बैठी, ब्रांच का कुछ अधूरा ही नहीं है, काम पूरा हो रखा है। ये जो पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा, इसकी एंट्री हेड ऑफिस के यहाँ पेंडिंग है, तो वो हेड ऑफिस वाले करेंगे, तुम थोड़ी, तुम तो ब्रांच के अकाउंटेंट हो इस क्वेश्चन में। ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, नो एंट्री। ऐसा एक क्वेश्चन जनरल एंट्री में, अगर जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ऐसा पॉइंट जरूर होगा, पेपर में जरूर होगा। नंबर 4, branch paid 9800 as salary to head office's employee but the amount paid has been wrongly debited to salary account। बच्चों, जो हमारी एडजस्टमेंट वाली सीरीज है उसमें भी ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। जो हमारी ऑल एडजस्टमेंट वाली सीरीज है उसमें ब्रांच के मैंने सारी कीमती एडजस्टमेंट डिस्कस करा दी आपको। वही 20-25 मिनट की एवरेज है हमारी हर एक वीडियो की। कैश फ्लो की तो 12-15 मिनट ही है, बाय बैक की तो ये तो जरूर जा करके देखो डिस्क्रिप्शन से। और RTO PYQ केस बेस्ड MCQ चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन से बैच जरूर लो बच्चा पार्टी, जरूर लो बच्चा पार्टी। फोर्थ पॉइंट, 3 दिन पहले भी लोगे तो भी हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, देरी नहीं है, वो इसी वे में डिजाइन है, आखिरी टाइम पे फंसे हुए बच्चों के लिए। ब्रांच पेड 9800 सैलरी टू हेड ऑफिस एम्प्लॉय। प्यारे बच्चों, ब्रांच ने हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को तनख्वाह दी, ब्रांच ने पेमेंट करी है, तो सबसे पहली बात पेमेंट होगी तो यदा तथा सर्वदा बैंक हो जाएगा क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 9800। तो ब्रांच ने पेमेंट करी, बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट 9800। ठीक है सर, लेकिन पेमेंट किसकी करी है? अपने एम्प्लॉय की, हेड ऑफिस के एम्प्लॉय की? हेड ऑफिस के एम्प्लॉय की। ब्रांच ने अगर ये सैलरी पे की होती अपने एम्प्लॉय की तो ब्रांच यहाँ पे डेबिट करती सैलरी, लेकिन ये ब्रांच ने पेमेंट करी है हेड ऑफिस के एम्प्लॉय के लिए, इसलिए वो हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट करके चलेगी। क्यों? अरे कल को हेड ऑफिस से मांगेगी ना पैसा। अभी हेड ऑफिस ने ब्रांच के क्रेडिटर की पेमेंट कर दी थी, तो ब्रांच ने क्या किया था? हेड ऑफिस को अकाउंट को अपनी बुक्स में क्रेडिट किया था। क्यों? ब्रांच के लिए अब हेड ऑफिस लायबिलिटी बन गई है, हेड ऑफिस ने उसका पैसा चुकाया, ब्रांच उसे चुकाएगी पैसा। सेम ये केस है, ब्रांच ने इस बार हेड ऑफिस के एम्प्लॉय की तनख्वाह पे कर दी है, तो ब्रांच मांगेगी नहीं उससे पैसा? बिल्कुल मांगेगी, मांगेगी तो डेबिट करते हैं, बाद में मांगेगी। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, अभी पे कर दिया है टू बैंक अकाउंट 9800। ये एंट्री होनी चाहिए थी, बट अमाउंट पेड हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। गलती से यहाँ पे हेड ऑफिस अकाउंट की जगह सैलरी डेबिट कर दिया गया है, गलती से ये एंट्री पास कर दी है सैलरी टू बैंक। ओ माय गॉड, गलती से अपना एम्प्लॉय मान करके ये एंट्री पास कर दी। तो क्या करेंगे बच्चों? बैंक क्रेडिट होना था, क्रेडिट हुआ, उसमें तो कोई गलती है नहीं। सैलरी हेड ऑफिस डेबिट होना था, आपने किया नहीं, अब कर दो। सैलरी को डेबिट करना ही नहीं था, जबरदस्ती डेबिट करके बैठे हो, तो क्या करोगे? क्रेडिट करके सुधार दो। हेड ऑफिस टू सैलरी 9800 ये एंट्री हो जाएगी, हेड ऑफिस टू सैलरी। याद रखना, हम जो कर रहे हैं वो पेपर में एज इट इज देखने को मिल सकता है हमें। हेड ऑफिस टू सैलरी 9800। नेक्स्ट, ब्रांच ने खरीदा 18,000 का फर्नीचर थ्रू चेक और पेमेंट भी कर दी। ठीक है सर, तो क्या होगा? टू बैंक अकाउंट तो आएगा ही आएगा, पेमेंट हो रही है 18,000 रुपये। ठीक है सर, लेकिन फर्नीचर अकाउंट हेड ऑफिस ने अपने यहाँ मेंटेन कर लिया। तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर फर्नीचर खरीदने की एंट्री करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन यहाँ पे होगी हेड ऑफिस टू बैंक। क्यों? पेमेंट तो करिए ब्रांच ने, बैंक तो क्रेडिट होगा, पर फर्नीचर अकाउंट कंट्रोल पर्पज के लिए हेड ऑफिस कह रहा है हम मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट केस में ब्रांच ने 5500 रुपए का खर्चा पे किया है किसी दूसरी ब्रांच के लिए। आपकी ब्रांच ने 5500 का खर्चा पे कर दिया किसी दूसरी ब्रांच के लिए। ठीक है सर, तो पे हुआ है, बैंक तो क्रेडिट होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। 5500 डेबिट क्या होगा इस बारी? हेड ऑफिस। क्यों? जो खर्चा तुम दूसरी ब्रांच के लिए करते हो वो पैसा तुम हेड ऑफिस से मांगते हो, दूसरी ब्रांच से नहीं मांगते। जो खर्चा तुम किसी दूसरी ब्रांच के लिए करते हो वो खर्चा तुम दूसरी ब्रांच से नहीं मांगोगे, वो खर्चा तुम हेड ऑफिस से मांगोगे। अगर आपने अपने भाई के बिहाफ पर, बहन के बिहाफ पर कोई पेमेंट कर दी है तो वो पैसा भाई बहन से नहीं, पापा मम्मी से मांगोगे।
ये होता है ब्रांच, इसलिए हेड ऑफिस डेबिट टू बैंक 5555। ओके सर, ओके सर जी, ये हो गया बच्चा पार्टी हमारा जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर क्वेश्चन, सॉरी जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद एक फॉरेन ब्रांच, बहुत ही फेवरेट इस बार ही बन सकता है, बहुत ही फेवरेट, बहुत ज्यादा फेवरेट इस बार मैं कह करके चल रहा हूं। डिपेंडेंट ब्रांच और ये फॉरेन ब्रांच, ये दो मोस्ट फेवरेट रहेंगे सर जी इस बारी पेपर में। क्यों आए नहीं है काफी समय से, जर्नल एंट्री और फाइनल अकाउंट बेस्ड ही चल रहे हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर। क्या है आएगा 6 नंबर का ही। स्मार्ट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, उसका ब्रांच न्यूयॉर्क में है, उसकी ब्रांच मतलब हेड ऑफिस इंडिया में है, ब्रांच न्यूयॉर्क में। तो इंडिया में रुपी और न्यूयॉर्क में चलता है डॉलर, ठीक है सर। फॉलोइंग बैलेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट लिमिटेड यूएसए ब्रांच आर एस फॉलोज। यूएसए ब्रांच का, न्यूयॉर्क ब्रांच का आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है डॉलर में जो बना हुआ है, वो आया हमारे पास। हम हेड ऑफिस में बैठे हुए, ठीक है, इंडिया में बैठे हुए, हमारी करेंसी है रुपी, हमारी एक ब्रांच है यूएसए में। यूएसए की ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच थी, अपनी अकाउंटिंग अलग कर रही थी, जर्नल एंट्री लेजर ट्रायल बैलेंस, लेकिन कौन सी करेंसी में कर रही होगी, डॉलर में। तो वो ट्रायल बैलेंस तक पहुंच गए, ट्रायल बैलेंस तक उन्होंने डॉलर में बना लिया, वो ट्रायल बैलेंस फिर हमारे पास लेकर के आए। विदेश से एक बंदा आया और कह रहा है ये लो जी, टेक इट, दिस इज आवर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम न्यूयॉर्क ब्रांच ऑफ यूएसए, दिस इज प्रिपेयर्ड इन डॉलर, प्लीज कन्वर्ट इट इनटू रुपीस। हमसे कह रहा है, तो डॉलर वाले ट्रायल बैलेंस को हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है। क्या क्या रूल होते हैं कन्वर्जन के भैया, सिंपल। ओपनिंग बैलेंसेस को ओपनिंग रेट पर, क्लोजिंग बैलेंसेस को क्लोजिंग रेट पर, इनकम और एक्सपेंसेस को एवरेज रेट पर। अगर किसी ट्रांजैक्शन की डेट का पर्टिकुलर रेट दे रखा है फिर वही रेट लेकर के चलो, और अगर कोई बैलेंस दूसरी बुक से मिल सकता है तो वो ले लो। सर जी थोड़ा बताओ ना कैसे कैसे, आओ जरा मैं बताता हूँ। ये है जी उनके ट्रायल बैलेंस में आइटम, एक्सपेंडिचर इतने डॉलर, कैश एंड बैंक, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, ये सब क्वेश्चन में गिवन है बच्चा पार्टी ये सब क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपको इस डॉलर को रुपीस बनाना है, डेबिट डॉलर को डेबिट रुपीस बनाना है, क्रेडिट डॉलर को क्रेडिट रुपीस बनाना है, रेट से कन्वर्ट करते हो। पहली बात तो ये डॉलर से रुपये में आ रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे रेट से या डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई, याद रखना, याद रखना। स्ट्रॉन्ग करेंसी से वीक करेंसी में आओगे, डॉलर से रुपये में आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। उल्टा केस होता, वीक करेंसी रुपये से स्ट्रॉन्ग करेंसी डॉलर में जा रहे होते तो क्या करते, डिवाइड करते, डिवाइड करते, ठीक है सर। मल्टीप्लाई करेंगे, डॉलर से रुपये में आ रहे हैं इसलिए। ओके सर। एक्सपेंडिचर ओपनिंग रेट क्वेश्चन ने दे रखा था आपके क्वेश्चन ने, ये देखो ओपनिंग रेट ये रहा, कहाँ पे है, कहाँ पे है, दिखा दे भाई, दिखा दे प्लीज 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 प्लीज। ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट है 58, एवरेज रेट है 56, ओपनिंग रेट चलो अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, चलो देखते हैं क्या होता है, कोई बात नहीं। एक्सपेंडिचर मैंने बताया, इनकम और एक्सपेंडिचर को किस रेट पे कन्वर्ट करेंगे, सर आपने कहा एवरेज रेट पर, तो 103,095 इंटू 56 ये आ गया हमारा अमाउंट। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, ये क्या है, एसेट, ये क्या एसेट, इसे किसे क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करोगे, क्यों ये क्लोजिंग डेट का दे रखा है आपको। 2175 इंटू 58 ये आ गया 126150। सेम डेटर्स क्लोजिंग डेट के क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट कर दो। फिक्स्ड एसेट 27360, और फिक्स्ड एसेट जिस दिन खरीदे थे उस दिन $1 में 55 का दाम था, ये बात अलग से लिखी हुई है। जिस दिन फिक्स्ड एसेट खरीदने वाली ट्रांजैक्शन हुई थी उस दिन का पर्टिकुलर रेट आपको दे रखा है कितना, 55। तो अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई थी उस दिन का पर्टिकुलर रेट दे रखा है तो फिर वही यूज करोगे। 27360 इंटू 55 याद आएगा 1504800। डेप्रिसिएशन भी उसी रेट से लगेगा, याद रखना, सेम जिस रेट से एसेट कन्वर्ट होता है उसी रेट से उसका डेप्रिसिएशन कन्वर्ट होता है, ठीक है सर, ठीक है सर। इन्वेंट्री पी बच्चों ये है खास एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में, ये खास एडजस्टमेंट है इन्वेंट्री को कन्वर्ट करने के लिए। सुनना प्यारे बच्चों, दो इन्वेंट्री हैं पी और क्यू, दो इन्वेंट्री हैं पी और क्यू, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। प्यारे प्यारे बच्चों इन्वेंट्री की कन्वर्जन का रूल आप बता सकते हो AS2 के हिसाब से, सर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। इतना तो पढ़ा होगा AS2 में कि इन्वेंट्री को हम किस वैल्यू पर लिख करके चलते हैं, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आपको एक एक करके लगाना है दोनों ही आइटम के लिए, पी के लिए भी और क्यू के लिए भी। आओ जरा पहले पी के लिए लगाते हैं। पी की कॉस्ट कितनी है, पी की कॉस्ट कितनी है, आओ जरा देखते हैं। ये रही 5520, और जिस दिन खरीदा था इसको 56.05 में, तो पी की कॉस्ट आ गई $5520 इंटू 56.5, 311,880, ये हो गई पी की कॉस्ट।
पी की एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू साफ साफ दे रखी है, रुपीज में ही कन्वर्ट करके, तुम्हें कन्वर्ट भी नहीं करनी, 2,85,000। तो लोअर क्या है 2,85,000, तो सर जी पी की वैल्यू क्या आएगी 2,85,000। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, याद रखना ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप देखो हमने बारीक एडजस्टमेंट भी कवर कर लिए हैं इस सीरीज के अंदर। उसके बाद है इन्वेंट्री क्यू, उसके बाद है इन्वेंट्री क्यू। इन्वेंट्री क्यू के लिए फॉर्मूला लगाओ, इन्वेंट्री क्यू है डॉलर में 1035, ठीक है, नहीं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सॉरी, इन्वेंट्री क्यू की नेट रियलाइजेबल वैल्यू डॉलर में दे रखी है 1035 और कॉस्ट भी डॉलर में दे रखी है 1065। जिस दिन इसे खरीदा था 53 का दाम था, तो सर जी कॉस्ट कैसे आएगी 103565 इंटू 53, 56,445 आ गई कॉस्ट, ठीक है सर। और एनआरवी कैसे आएगी, एनआरवी डॉलर में दे रखी थी 1035, उसे क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट कर दो, क्यों इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्लोजिंग रेट पर करते हैं ना, 1035 इंटू 58, ये आ गया 60030, लोअर क्या है 56445, तो आप ले लो 56445। देखो प्यारे बच्चों, इन्वेंट्री के लिए हमें रूल लगाना है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, पी के लिए अलग क्यू के लिए अलग। पी की कॉस्ट क्या थी 5520 डॉलर और जिस दिन खरीदा था उस दिन का दाम था 56.50, कॉस्ट थी 56.50, कन्वर्ट कर लिया 311,880। एनआरवी रुपीज में दे रखी थी 285, लोअर आ गया 285। क्यू की बात करते हैं, क्योंकि कॉस्ट भी और एनआरवी दोनों ही डॉलर में दे रखी है, तो कॉस्ट भी रुपीज में निकालो, एनआरवी भी रुपीज में निकालो। कॉस्ट के लिए क्या करना है आपको, कॉस्ट के लिए क्या करना है 1065 इंटू जिस दिन खरीदी थी उस दिन का रेट 53, दैट इज 56445। एनआरवी के लिए क्या करना है आपको, एनआरवी जो डॉलर में दे रखी है वो क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट कर लो, 1035 इंटू 58, 60,030, लोअर आ गया 56445। उसके बाद 132 की इनकम है, एवरेज रेट से कन्वर्ट कर दो, क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट कर दो, ठीक है सर। और हेड ऑफिस कंट्रोल अकाउंट, हेड ऑफिस मतलब हेड ऑफिस का बैलेंस, हेड ऑफिस का बैलेंस ये आपको दे ही रखा था रुपीज में ऑलरेडी कन्वर्ट करके, यही मैं कह रहा था कोई बैलेंस अगर क्वेश्चन ने ऑलरेडी रुपीज में कन्वर्ट करके दे रखा है फिर वही उठा लो, तुम कोई रेट मत लगाओ, 266 265 ये रहा, और डिफरेंस आपने डेबिट कर दिया एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में, सवाल खत्म, सवाल खत्म। तो प्यारे बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो में इसके फाइनल अकाउंट्स बेस्ड इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन और डिपेंडेंट ब्रांच के वाले क्वेश्चंस और कर देंगे, इतना ही टाइम लगा करके, और पेपर में आपका काम चलेगा। अगर पूरा रेगुलर पढ़ा है, सब चीज़ देखिए, तो प्यारे बच्चों वही रखो, अगर छोड़ने का सोच रहे हो, फंस गए हो, तो ये सीरीज से आपका काम मोर देन इनफ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।